तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन टू रीजन के चैप्टर नंबर 5 की। इस चैप्टर में हमको दिखाया जाएगा वो जो वोंग जे होता है और उसका दोस्त होता है वो उस वेम्पायर के हाथ में फंस जाती है, और वो जो वेम्पायर होती है वो उनको बोलती है कि आज रात मैं तुमको इन्वाइट देती हूँ, आज दोनों तुम वहाँ पे आ जाना ताकि वो उनको मार सके। फिर उनका जो प्रिंसिपल होता है वो उनको हिंट देता है वहाँ से बचने की। सो गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है डेथ वेवर, मतलब उन सबको वो जो पन्ना दिया जाता है जिसपे वो बोलता है कि साइन कीजिए, वो उनको दिखाया जाता है और वो उसको पढ़ता है। और उसके बाद वोंग जे क्या बोलता है देखिए। फिर वोंग जी उस पन्ने को पढ़ता है और बोलता है कि फक, ये तो री एग्जामिनेशन है, इस पे हमको साइन क्यों करवाया जा रहा है, इस हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी जान को बचाना। लेकिन इस पन्ने को देखकर मुझ में डर भर जाता है। उसके बाद वोंग जी प्रिंसिपल को बोलता है कि प्रिंसिपल सर, क्या मैं इसको खुद से जब्त कर सकता हूँ। फिर उसका प्रिंसिपल उसको बोलता है कि जब्त नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम इसको जब्त नहीं कर सकते, तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो। मिस लिंग लेंग्यू ने तुमको पहले ही देख लिया है और उसने पर्सनली तुमको इनवाइट भी किया है वहाँ पे जाने के लिए, और अगर तुम वहाँ पे नहीं जाते हो तो तुम उसके ऑर्डर को नकार रहे हो। उसके बाद उसका प्रिंसिपल उसको बोलता है कि तुम एक छोटे शहर के कमज़ोर लड़के हो, और अगर तुम प्रे और बिल्ड वेम्पायर्स का ऑर्डर नकारोगे तो बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे, मतलब कि तुम बहुत ही पछताने वाले हो। क्या तुम वाकई में उनके परिणामों का गंभीर परिणाम देखना चाहोगे। फिर वो वापस अपने प्रिंसिपल को पूछता है कि क्या सर वापस ये गंभीर परिणाम होंगे। फिर उसका प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ही दिखावटी बन रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा शिकायत कर रहे हो और तुम बहुत ही ज़्यादा झिझक रहे हो, मैं तुमसे पहले ही बीमार हो चुका हूँ। फिर वो बोलता है कि अगर तुम री एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते तो मत दो, और इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे, तुम अपना और अपने परिवार का सब कुछ खो बैठोगे और तुम्हें वहाँ पे नौकरियों की लाइन में सबसे आगे ही आगे लगना पड़ेगा। और अगर तुम और तुम्हारा परिवार में जेनेटिक बहुत ही लो मिला, अगर वीक जेनेटिक मिला तो तुमको आर्मी में भी नहीं लिया जाएगा और तुमको कारखानों में, मतलब कि अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज में एकदम लो लाइफ में डाल दिया जाएगा और तुम्हारी जो हालत होगी वो बहुत ख़राब हो जाएगी। फिर वो उससे पूछता है कि आर्मी, मिलिट्री, लो लाइफ वर्कर्स, ये क्या है, निम्न स्तर, मतलब कि लो एवरीथिंग, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आप क्या बोल रहे हैं। उसके पसीना आने लग जाता है। ये री एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है और ऐसा चांस बहुत ही कम मिलता है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग दिखावा कर रहे हैं और इससे पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन मैंने, हमारे जैसे लोग जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं, उन्होंने साइन कर दिया है और हम इसमें पार्टिसिपेट लेंगे, वो भी प्री बर्ड वेम्पायर्स के लिए, मतलब कि प्योर बर्ड वेम्पायर्स के लिए। और देखिए प्रिंसिपल, मैंने इस पर साइन कर दिया है, डरपोक कहीं के। फिर वो बोलता है कि मेरी हिम्मत है वोंग जे, तुम इसमें ना जाओ, और अगर तुम इसमें गए तो हमारी आमने सामने की लड़ाई होगी जिसमें मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर वो उसको बोलता है कि अगर तुम एग्जामिनेशन में भाग नहीं लेना चाहते तो तुम क्यों जानबूझकर हार क्यों नहीं जाते, और अगर तुम हार भी जाते हो तो तुम्हारी ही ज़्यादा अधिक संभावना होगी क्योंकि लिंग लेंग्यू ने तुमको रात को इन्वाइट किया है वहाँ पे जाने के लिए। फिर वो उसका और साथी वहाँ से हंस हंस के चले जाते हैं, और फिर वो प्रिंसिपल वोंग जे को क्या बोलता है देखिए। फिर जब वो तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो दरवाजे को बंद कर देते हैं तो वोंग जे, उसका दोस्त और उसके डैड है, वो उन तीनों को देखने लग जाते हैं। फिर वेन चांग अपने डैड को बोलता है कि डैड, क्या मुझे इस पर साइन करने चाहिए। फिर उसका डैड उससे पूछता है कि क्या तुम उनका आश्रित बनना चाहोगे, वो जो प्योर ब्लड वेम्पायर्स है, अगर तुम उनका आश्रित बनना चाहते हो तो तुम इस पे साइन कर सकते हो। फिर वो अपने डैड को बोलता है कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास वीक बॉडी है और मेरे पास लड़ने की पावर भी नहीं है, इसलिए डैड मैं भी इसको जब्त करना चाहता हूँ, मैं भी लड़ना नहीं चाहता। उसके बाद वो अपने डैड को उसके बाद उसका डैड उसको बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है बेटा। फिर वो वोंग चेंग होता है, वो बोलता है कि डैड आप भी ऐसा करने लग गए। उसके बाद वो उस प्रिंसिपल को बोलता है कि प्रिंसिपल, आई मीन मिस्टर वेन, मैं भी इसको वास्तव में प्राप्त नहीं करना चाहता। क्या ये इतना खतरनाक है? अगर ये इतना खतरनाक है तो इतने सारे लोग सिलेक्शन का प्रयास क्यों कर रहे हैं, मतलब इतने सारे लोग हैं वो इसमें सिलेक्शन क्यों लेना चाहते हैं, क्या राज है इसका, क्या वो लोग जीना नहीं चाहते। फिर प्रिंसिपल बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले सुनो, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे लग रहा था कि वो जो लिंग लेंग्यू है वो कुछ ना कुछ योजना बना रही है तुम लोगों के लिए। मुझे लग रहा था वो मन ही मन कुछ ना कुछ सोच रही है, और मैंने सोचा नहीं था कि मेरा जो बेटा है वो भी सिलेक्शन के लिए होगा।
फिर वो बोलता है कि कौन जानता था। चलो ठीक है, बहुत हो गया, अब मैं आप सबको बता देता हूँ कि क्या राज है। फिर वो उन दोनों को बोलता है कि वेम्पायर और वेम्पायर का आशिक होना सबसे शानदार होता है, कोई भी ऐसी स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकता। और जहाँ तक कि ये प्योर ब्लड के कुलीनों का आश्रित होने की बात है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कि ये बहुत ही विशेष है। जो उनका कुलीन हो गया मतलब कि वो बहुत बड़ा वेम्पायर बन जाएगा। चलो ठीक है, मैं तुमको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ कि जो वेम्पायर्स होते हैं उनके पास ह्यूमन की नगरपालिका को शासन करने की शक्ति होती है। वो अपना पैसा बांटते हैं और मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं। वे प्राइवेट मिलिट्री भी बना सकते हैं और वहाँ पर रुक सकते हैं, मतलब वे जहाँ चाहे वहाँ पर रुक सकते हैं, घर बना सकते हैं। इस तरह वेम्पायर्स के लिए वो एडवोकेट के रूप में काम करते हैं। अब तुम ही बताओ मुझे कि एक पावरलेस सिटीजन नेशनल गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे लड़ सकता है। फिर वो इन सब बातों को सुनकर चौंक जाता है और बोलता है कि क्या प्राइवेट आर्मी और वो पैसों को भी बांटते हैं, ये कैसे पॉसिबल है भाई। फिर वो बोलता है कि क्या तुम तानाशाही की बात कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि इस उम्र में, क्या तुम इस उम्र में भी नहीं जानते। वाह यार, तुम्हें इस उम्र में जानना चाहिए कि पूरी दुनिया पर शासन करने वाले मतलब कि किंग जो है पूरी दुनिया के वो 7 किंग है, जो कि 7 वेम्पायर्स है। और उन 7 राजाओं के नीचे 7 वेम्पायर्स है, मतलब कि उन 7 राजाओं के नीचे बहुत सारे राजा हैं जो कि वेम्पायर्स की शक्ति का पता लगा सकते हैं। उनके पास ऐसी पॉलिटिकल पावर है जिनसे वो पता लगा सकते हैं कि वो जो वेम्पायर्स है वो मजबूत है या कमज़ोर। प्योर ब्लड कुलीन जिसका ऑर्डर आज तुमने नकारने की कोशिश की, क्या तुम जानते हो वो भी शाही है और उन 7 राजाओं में से एक है। वो बहुत ज़बरदस्त है और वो बेरन की लड़की है, मतलब वो जो बेरन क्यू की लड़की है और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पर राज करती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या अब तुम समझ रहे हो। फिर वो बोलता है कि आई सी, मैं देख रहा हूँ, और उसके हाथ में पसीना आ जाता है। फिर वो बोलता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है, मैं सिर्फ स्टडी करना चाहता था और अपनी मेहनत करना चाहता था, कड़ी मेहनत करना चाहता था। मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ आराम से जीना चाहता था और मैं अपने डैड के हेल्थ की देखभाल करना चाहता था। ये सब कैसा है, मेरा कोई बिजनेस है। फिर वो बोलता है कि मैं इस चांस को रिजेक्ट नहीं करना चाहता, आज रात मैं जाऊंगा वहाँ पर और हार मान लूँगा, मतलब कि मैं वहाँ पे एलिमिनेटेड हो जाऊंगा और फिर घर आके सो जाऊंगा। फिर उसका प्रिंसिपल उसको बोलता है कि तुम्हें जानबूझकर नहीं आना चाहिए और तुम्हें उस गेम को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वेम्पायर को शक हो सकता है और वो तुम्हें मार भी सकता है। मिस लिंग लेंग्यू एक अच्छा शो चाहती है और तुम उसका शो बिगाड़ोगे तो वो तुम्हें मार डालेगी। फिर वो दोनों सोचने लग जाते हैं कि अब इसको शो कैसे दिखाया जाए और वो दोनों प्रिंसिपल की तरफ देखने लग जाते हैं। तुम लोग उसको वो शो दिखाओ जो वो देखना चाहती है, और अगर उसका मूड खराब हो गया तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमको ऐसे ही जाने देगी या सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर वो बोलता है कि आई सी, मैं समझ गया, हमको सबसे पहले तो अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, मेरे को और वेनचांग को सबसे बढ़िया प्रदर्शन करना चाहिए सिलेक्शन के टाइम। फिर जब हम हारने वाले होंगे तो हमको हार जाना चाहिए, मतलब दुर्घटना से पहले ही हमको हार जाना चाहिए, ये सही होगा, है ना। फिर वो प्रिंसिपल बोलता है कि हाँ ये सही है, दैट्स राइट। उसके बाद वो वेनचांग होता है, वो अपने डैड से पूछता है कि डैड आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जिसमें हमको री एग्जामिनेशन में कोई अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर ये एग्जामिनेशन मैथ साइंस या फिजिकल में से कुछ होगा तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा। अगर ये फिजिकल कॉम्बैट में हुआ तो मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मेरे में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। उसके बाद वो प्रिंसिपल बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली में इतने सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो ग्रेट वेम्पायर है वो यहाँ पे आया है और सिलेक्शन के लिए बोल के गया है, लेकिन वो कई जगह भी जा चुकी है और वहाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा अलग अलग जगहों से भी वहाँ पे लोग आने वाले हैं, इसलिए तुम लोग ही डिसाइड कर लेना कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। फिर वो प्रिंसिपल वोंगजे को बोलता है कि तुम अभी अपने मुझे कुछ कॉम्बैट स्किल्स दिखा दो वोंगजे, ताकि मैं अनुमान लगा सकूँ कि आगे क्या होगा, ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि क्या तुम मेरे बेटे की सेफ्टी करोगे, मतलब मेरे बेटे की रक्षा करोगे और सही सलामत उसको घर पे ले आओगे। फिर वो बोलता है कि मैं वेन फैमिली की सारी संपत्ति और सेविंग्स मैं तुमको दे दूंगा, बस तुम मेरे बेटे को वापस सही सलामत लेके आ जाना। फिर वो प्रिंसिपल को बोलता है कि मैं बड़ी मुश्किल से ही अपनी सेफ्टी कर सकता हूँ मिस्टर वेन, तो आपके बेटे की क्या करूँगा। फिर वो उससे पूछता है और बोलता है कि क्या आपको ये नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कहना चाहते हैं कि वेनचांग एक आश्रित नहीं बने, लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि आपने एक बार कहा था कि आश्रित बनना एक अच्छी बात है, क्या आपने ऐसा कहा था ना मिस्टर वेन। फिर वो उसको वापस पूछता है कि तब
क्या तुम आशित क्यों नहीं बनना चाहते? तुम मुझे ये बता दो कि तुम क्यों आशित नहीं बनना चाहते? तुम मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो। फिर वो बोलता है कि बस आप यही सोचो कि ये किसी और के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली बात नहीं हो सकती। फिर वो वोंग जे को बोलता है कि जब तुम एक आशित बन जाते हो तो तुम इस दुनिया में मौजूद नहीं रहोगे। फिर वोंग जे प्रिंसिपल से पूछता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन? आशित बनने के बाद तुमको ये एहसास होगा कि तुम्हारी जो फीलिंग्स है और तुम्हारी जो कॉम्बैट स्किल्स है वो सारे धुएं की तरह उड़ जाएंगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम मिरर के चारों ओर से घिरे हुए हो और तुम बोलोगे कि मैं देखने में असमर्थ हूँ और मैं देख नहीं पा रहा कि मेरे आगे क्या है और पीछे क्या है। उस पल से तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होगी, तुम्हारा मास्टर, जो कि एक वैम्पायर है। गाइज, आपको ये मांगा कैसी लग रही है जरूर बताना। आपने कमेंट सेक्शन में जैसे ही कहा वैम्पायर कॉमिक एक्सप्लेन करो, मैंने अगले दिन तुरंत वैम्पायर कॉमिक एक्सप्लेन कर दी। गाइज प्लीज सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। फिर इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि उस टाइम तुम्हारे दिमाग में यही बात होगी कि तुम सिर्फ और सिर्फ मास्टर के लिए काम करो और हर चीज़ को भूल जाओ। मास्टर ही तुम्हारा सब कुछ है, तुम जीते भी हो तो मास्टर के लिए जियो और तुम अपने दोस्तों परिवार को सबको भूल जाओ और उनको मार डालो। बस तुमको यही बात दिमाग में घूमती रहेगी आश्रित बनने के बाद। फिर वेंग जे उसको पूछता है कि क्या वो इंसान है? फिर वो बोलता है कि डिपेंडेंट, निर्भर। चलो ठीक है, मैं आज के बाद कभी भी आश्रित नहीं बनूंगा, मतलब मैं कभी भी जिंदगी में आश्रित नहीं बनूंगा। फिर वो बोलता है कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे अपने डैड का बार्बर वाला काम ही चलाना है, मैं एक फक डिपेंडेंट नहीं बनना चाहता। सो गाइस, आज जो बिटन टू रीजन का एपिसोड नंबर 5 है वो यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड 6 को देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मांगा कैसी लगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।